नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं प्रेस्टीज सेट चला रहा था, तो मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मैं प्रेस्टीज सेट नहीं लेके आ रहा था, तो इसमें ब्रेक लग गया था। तो मैं आज उसी किताब का मैं प्रेस्टीज सेट कराऊंगा जिस किताब का मैं 7वां तक कराया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब रेगुलर आपको देखने को मिलेगा। तो आज इस प्रेस्टीज सेट नंबर हम लोग 8 देखेंगे, जो कि 100 क्वेश्चन का रहेगा, और आप लोग अपनी तैयारी कर सके। इस वीडियो को देखकर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी तैयारी बनी रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ ये सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13वें। ठीक है, 13वें शिलालेख में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो जो दिया है, नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, वो कहाँ के रहने वाले थे? आपका प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया गया था? तो वो कहाँ का राजा थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी जो थे, वो नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाबोधि मंदिर। ठीक है, महाबोधि मंदिर। अगला प्रश्न है, मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रोम में। ठीक है, रोम में हुआ था। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो जो बुक्का प्रथम था, वो कहाँ का राजवंश का संस्थापक था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संगम। ठीक है, संगम का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, हल्दी हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1576 में। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल मुहम्मद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में गोल गुम्बद स्थित है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सफर सफरदंग जंग का मकबरा। ठीक है, सफर जंग का मकबरा आपके उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न है, बोर्ड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? जो बोर्ड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा से था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? तो कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय विद्रोह 1857 में हुआ था। ठीक है, आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मनोहर राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आत्मी सभा। ठीक है, आत्मी सभा की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था, तो वह कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फैजपुर। ठीक है, फैजपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैसाखी। ठीक है, बैसाखी के दिन आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन वर्ष भारत आया, तो कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में। ठीक है, 1946 में भारत आया था। 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? जो भारत के संविधान नीति निर्देश है वो कहाँ के सिद्धांतों से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो नीति निर्देश सिद्धांत है वो आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड संविधान से लिया गया है। नीति निर्देश सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सही दोस्तों, थोड़ा जुकाम है इसलिए दिक्कत हो रही है, तो आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश शासित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपका कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष और स्त्रियों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य करता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिनों के भीतर। ठीक है, 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? तो कार्यपालिका का एक अंग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की राज्यपाल। ठीक है, राज्य की राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है,
राजस्थान था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360 में प्रावधान वर्जित है। अगला प्रश्न है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वजन के अनुसार भूप्रकृति में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत भूप्रकृति पर कितना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46.6% ऑक्सीजन पृथ्वी पर है। ठीक है, भूपटल पर है या पृथ्वी पर है। अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूकंपी तरंगें। ठीक है, भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 78%। ठीक है, 78% वातावरण में नाइट्रोजन उपस्थित है। अगला प्रश्न है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। मरुस्थल और उसकी स्थिति। तो चार ऑप्शन में से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल भारत। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासाउ किस देश की राजधानी है? नासाउ किस देश की राजधानी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बहामास। ठीक है, बहामास की राजधानी है। अगला प्रश्न है, मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार की सूती कपड़ा। ठीक है, एक प्रकार की सूती कपड़ा है। जो मलमल है एक प्रकार की सूती कपड़ा है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि। ठीक है, 10 डिग्री जल संधि किसको अलग करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री जल संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल भारत का पड़ोसी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्टा पिंड के टकराने से हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोनार झील। ठीक है, लोनार झील उल्टा पिंड के टकराने से हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो लेटेराइट मिट्टी में क्षेत्र में विकसित होती है तो क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर हो जाएगा उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ठीक है,
उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्जिस कुरियन को। ठीक है, वर्जिस कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? तो वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी। मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा झोजिन अंगमो। ठीक है, आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष से हुई? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1959 में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो जो अवध उत्तर प्रदेश बना उसे पहले हम संयुक्त प्रांत या अवध के नाम से जानते थे। तो पहले राजधानी कहाँ थी, तो अब कहाँ कर दिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो पहले क्या था? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद राजधानी थी, अब वहां से स्थानांतरित लखनऊ कर दिया गया। जैसे ही उत्तर प्रदेश बना वैसे ही लखनऊ उसके राजधानी को स्थानांतरित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनिमय निम्नलिखित में से किस वर्ष से पारित किया गया था? संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1803। ठीक है, 1803 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा किसके बराबर है? तो उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संभागीय आयुक्त या सचिव। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और पेटेंट है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमूर्त संपत्ति। ठीक है, अमूर्त संपत्ति। अगला प्रश्न है, वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुलाभ कहा जाता है। ठीक है, अनुलाभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक मार्क है, तो एक मार्क क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। ठीक है, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। अगला प्रश्न है, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है। तो फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरक बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएस भर्तियों के लिए चरण प्रथम
प्रशिक्षण आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, NIA का पूर्ण रूप दीजिए। तो NIA का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। NIA का पूर्ण रूप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज। अगला प्रश्न है, जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो विरल कहा जाता है। ठीक है, विरल कहा जाता है, विरलन या विरल माध्यम कहा जाता है। आप सुने होंगे विरल माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है, जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे विरलन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो किसको जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को वेम्बनाड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला हेल्पलाइन योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो महिला हेल्पलाइन योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में। ठीक है, 2015 में महिला हेल्पलाइन योजना शुरू की गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा और कल्याण के लिए चलाई जाती है? कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा और कल्याण के लिए चलाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा थंब ड्राइव। ठीक है, थंब ड्राइव ये सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं अगर बात कर सकते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्काइप। ठीक है, स्काइप बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्काइप के द्वारा हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को बात कर सकते हैं, एक दूसरे से देख कर। ठीक है, तो स्काइप उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है। तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गलनांक कहलाती है। ठीक है, गलनांक। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी एसआई मात्रक ओम है? तो किस इकाई का एसआई मात्रक ओम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोधक। ठीक है, प्रतिरोधक की एसआई इकाई ओम है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डेमोक्रिटस। ठीक है, डेमोक्रिटस ने खोजा था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा H3PO4। ठीक है, H3PO4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है? जो पादप कोशिकाओं की भित्तियां हैं वो किससे बनी होती हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। निम्नलिखित में से किसके कारण काला अंजार नामक रोग होता है? निम्नलिखित में से किसके कारण काला अंजार नामक रोग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ नामक कारण कालाजार नामक रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्त की स्थिति। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति हो रही है आज के समय में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 45 dB। ठीक है, 45 डेसिबल। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोज़ेक। ठीक है, मोज़ेक। अगला प्रश्न है, समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काला धन। ठीक है, काला धन। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का कौन सा निगम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेसम का नियम। ठीक है, ग्रेसम का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थिर लागत कौन सी है? तो निम्नलिखित में से स्थिर लागत कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मशीनों पर व्यय। मशीनों पर व्यय। अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडिया सूचकांक द्वारा विकसित किया गया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर सीमा सुरक्षा के लिए कौन सा पुलिस बल प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुणे। अगला प्रश्न है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खो देती है, क्या खो देती है? और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती। तो क्या खोकर? तो आपका सही उत्तर है मुद्रा मूल्य खोकर। ठीक है, मुद्रा मूल्य खोकर। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वान। ठीक है, वान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड
पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रकाश। ठीक है, प्रेम प्रकाश थे। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाकवि कालिदास। ठीक है, महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न है, मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? आपका सही उत्तर हो जाएगा रायपुर। ठीक है, रायपुर में की जा रही है। अगला प्रश्न है, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक किसे जाना जाता है, किसके रूप में जाने जाते हैं? तो आपका न्यूक्लियड। ठीक है, न्यूक्लियड के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया? तो किसने फर्स्ट लॉन्च किया? तो सोवियत संघ ने एक कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई? आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 के दशक में। ठीक है, 90 के दशक में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया जाता है? तो आपका अभ्रमक। ठीक है, अभ्रमक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण मैं सही आवाज़ नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो खांसी आ जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी कर मानते हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मैं भी वीडियो अच्छे से अच्छे बना पाऊँ तबीयत ठीक होने के बाद। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंथी। ठीक है, पंथी नहीं है। अगला प्रश्न है, 2025 में गुजरात की किस प्रख्यात कथक नृत्यांगन को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रह्म विभूषण सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को। अगला प्रश्न है, वैश्विक शासी निकाय WPA ने किस भारतीय शहर को 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियन का मेजबान घोषित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली को। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में किए हैं उद्घाटन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पादन योजना किस वर्ष चालू की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2018 में चालू की गई। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य, कृषि, एमएसएमई, रक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य क्या है? वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। ठीक है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य है। दोस्तों आज की इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेकिन थोड़ा आपको लगेगा सर कैसे पढ़ा रहे हैं, तो सर का तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं आपको अच्छे से वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन तब पर भी हमें 3 दिन हो गए मैं प्रेस्टिज सेट नहीं करवा पा रहा हूँ, तो आज मैं तबीयत थोड़ा ठीक हुआ तो मैं करा रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके एक लाइक के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।